नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने की, जहां पर ऑल टाइम हाई से कुछ मच नीडेड करेक्शन हमने यहां पर फाइनली आते हुए देखी है। काफ़ी हद तक यही हाल चांदी का भी है और लाख रुपया का लेवल छूने के बाद कुछ मुनाफा वसूली यहां पर भी। ये बात अच्छी भी है क्योंकि फेस्टिवल सीजन में कुछ मांग यहां पर फिर से निकलेगी, लेकिन आगे जाकर प्राइसेस कैसे रह सकते हैं इस पर करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर दाना की, जो कि एक बड़ा खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है मौसम के लिहाज से। इसका डाउनफॉल यहाँ पर या इसका लैंडफॉल रादर यहाँ पर बिहार उड़ीसा में माना जा रहा है, तो इस हरिकेन की वजह से कितना असर पड़ सकता है इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर चावल की, यहाँ पर अक्टूबर के महीने में सरकार की तरफ से बहुत सारे नोटिफिकेशंस यहाँ पर आए हैं। अब पंजाब की खरीद देखी जाए और जो MAP पे लेकर बातें हैं उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा सेक्टर पर, उस पर भी करेंगे चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विघ्नहर्ता गोल्ड के फाउंडर महेंद्र लूनिया, एमिरेट्स NBD के डायरेक्टर डॉक्टर धर्मेश भाटिया, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज GP शर्मा एंड चमन लालन सेठिया एंड CMD विजय सेठिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर सोने के साथ कर लेते हैं, जहाँ पर तेजी के साथ हमने कुछ बहुत यहाँ पर लगाम लगते हुए देखी है। महेंद्र जी, कैसे देखते हैं सबसे पहले तो आप प्राइसेस, और ये करेक्शन मच नीडेड थी क्योंकि एक तरफा रैली थी, बाजार ओवर हीटेड होते हुए नजर आ रहे थे। ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड शायद अभी भी ऑन द बुलिश साइड है, लेकिन करंट लेवल्स की जो मूवमेंट है वो आप कैसे देखते हैं? मैडम, ये रेंज अभी भी अट्रैक्टिव कर रही है इन्वेस्टर्स को। यहाँ पर भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रीजन है काफी सारे, जैसे अगर आप देखो तो जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, कहीं पर के उल्टे वो बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप एक चीज देखो कि 3 साल से युद्ध चल रहा है और जहां पर कोई हल नहीं निकल रहा है। दूसरी इसराइल का भी जो चालू हुआ है उसे भी 1 साल हो गया है। अब इस सब सीन को देखने के बाद जहां पर चाइना भी ताइवान के ऊपर अपने लश्करी कार्रवाई शुरू करने की सोच रहा है, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया में भी टेंशन आने की संभावना दिख रही है। तो ये सभी चीजें अगर आप ध्यान में रखते हो तो गोल्ड के प्राइस मुझे नहीं लगता कि अभी कोई करेक्शन देंगे। यहाँ पर भी एक अच्छा मौका रहेगा इन्वेस्टमेंट का। हो सकता है आपको 1000-2000 रुपया थोड़ा बहुत इधर उधर मिल जाए, लेकिन आप यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 2750 के बाद मैं इसे देख रहा हूँ कि 3000 का लेवल बहुत जल्दी आने की संभावना है इन डॉलर टर्म। और इंडियन रुपए में मैं ये देख रहा हूँ कि 80-82 हजार का रेट आपको चंद दिनों में देखने को मिलेगा। ऑल राइट, यानी कि 80-82 हज़ार के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। हमने 78-79 तक के लेवल्स ऑलरेडी बनते हुए देखे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप फिजिकल बाजार में सोना खरीदने जाएं तो 80 हज़ार के आसपास के स्तर ऑलरेडी यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। महेंद्र जी, जहाँ तक खरीदारी की बात है, अब ये माना जा रहा है कि लोगों ने वेट्स में यहाँ पर कटौती करी है, कैरेटेजेस कम खरीदने लगे हैं। ऑनलाइन बाइंग कैसी है, क्योंकि आप वन ऑफ दोज फ्यू लोग थे जो शुरू से यहाँ पर ऑनलाइन बाइंग, डिजिटल बाइंग को काफ़ी सपोर्ट करते रहे। फिजिकल गोल्ड में अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी गहनों के अलावा फिजिकल इन्वेस्टमेंट में ज्यादा ध्यान दे रहा है, लेकिन ऑनलाइन में अभी भी डिमांड बरकरार है। लोग कंटिन्यूअसली बुकिंग कर रहे हैं। विघ्नहर्ता गोल्ड की ही मैं अगर बात करूं तो फिर भी हमें कंटिन्यूअसली बुकिंग बहुत अच्छा मिल रहा है और इस लेवल पे भी हमारे पास बहुत अच्छी बुकिंग हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी चीजें लोगों को अट्रैक्ट कर रही है कि गोल्ड के भाव अभी गिरने वाले है नहीं। तो और भी मैं ये देख रहा हूँ कि गोल्ड के रेट अभी भी बढ़ सकते हैं, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। महेंद्र जी, अगर ग्रोथ की बात करें इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही एंड नॉन फिजिकल बाइंग जो है, वहां पर किस तरह की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बनता हुआ देख रहे हैं आप? ये डिजिटल गोल्ड में तकरीबन 200% का हमने कंटिन्यूअसली ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी देखी है। और ETF में भी अगर आप देखते हो, ETF या तो फिर जो भी डिजिटल गोल्ड में हम मानते हैं, जो भी प्रकार है उसमें हमने 200% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी है। लोगों का समझना यानी कि समझने की इच्छा बहुत जागरूक हो चुकी है अभी। डिजिटल गोल्ड क्या है, इसमें प्रकार कौन से है, ETF में क्या कर सकते हैं, MCX में क्या कर सकते हैं, ये सभी चीजें, या गोल्ड बीज में कैसे खरीद सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है, वहां पर का भी लोग बहुत ही ईगरली वेट करते हैं कि कोई चीजें और आ जाए जहां पर हमें क्लियरेंस मिले, हम वहां में इन्वेस्टमेंट कर सके। अब कहीं ना कहीं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड एक तकरीबन 6 से 8 महीने हो गए आए नहीं है, और लोगों को बहुत ही हम लोगों ने वहां पे एजुकेट किया हुआ था कि डिजिटल गोल्ड के लिए। तो ये भी चीजें यहाँ पर दिखाई देती है कि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना
लोगों ने समझ चुके हैं और उनके लिए कुछ एक चीजें यहाँ पर बैन होती है या तो फिर मिल नहीं रही है, जैसे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, तो वो अभी डिजिटल गोल्ड में शिफ्ट हो रहे हैं। हमारे इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो यस ऑफकोर्स, मैंने जैसे पहले बताया 200% का ईयर ऑन ईयर यहाँ पे चलन चल रहा है फिलहाल। वेल एब्सोल्युटली, जहां तक प्राइसेस की बात है, जैसे महेंद्र लुनिया जी कह रहे हैं कि 3000 का स्तर, जो बाकी बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस भी कह रहे हैं, वो स्तर बहुत दूर नहीं, और भारतीय बाजारों में इसका मतलब होगा 80-82 के लेवल के आसपास के प्राइसेस। लेकिन डिजिटल ग्रोथ आपको देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सोना पहनने वाले नहीं हैं तो बार्स एंड कॉइन से बेहतर है कि आप उसको डिजिटल गोल्ड के तरीके से यहाँ पर खरीदें, जहां पर आपको रखने का और प्योरिटी का ऑफकोर्स वो कंसर्न लेने की जरूरत नहीं है। महेंद्र लुनिया जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम चीजें शेयर भी करने के लिए। धर्मेश, आप कैसे देखते हैं गोल्ड के प्राइसेस, और अगर इंडियन मार्केट्स में यहां पर इसे ट्रेड करना हो, इन्वेस्ट करना हो, तो क्या राय देंगे? देखिए, अगर आप सोने की बात करें तो सोने में थोड़ी सी कूल ऑफ देखने मिली और प्राइस काफी एक स्टेबल हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट से अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो ज्यादा गिरावट डोमेस्टिक मार्केट में इसलिए नहीं आई क्योंकि रुपया इतना कमजोर हो रहा है। तो मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा कि आप निवेश करके चल सकते हैं। छोटी अवधि के लिए मार्केट यही दायरे में रहेगा, बट पोजिशनली मुझे लगता है कि प्राइस यहाँ से एटलीस्ट 78,500 टू 78,700 तक के लेवल्स आपको दिखा सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 2750 का जो स्तर है मार्केट वहां पे एक बार रुक सकता है, बट यहाँ पे मार्केट में कूल ऑफ है तो ये अच्छी बात है। कूल ऑफ के बाद जब रैली आएगी तो ये 3000 के स्तर भी दिखा सकता है। जो रफ्तार से सोना बढ़ रहा है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे मंदी ना करे, गिरावट करके बाय करके चले। चांदी कैसे देखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर भी ऑल टाइम हाइज यानी कि लाख रुपया छूने के बाद कुछ मुनाफा वसूली है, यहाँ से क्या स्तर देखने को मिलेंगे, और इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर चांदी लेनी हो तो क्या ये स्तर अभी भी बेहतर हैं? चंचल है, वॉलेटिलिटी इसमें सबसे ज्यादा होती है। अगर आप गोल्ड सिल्वर को कंपेयर करें तो गोल्ड लाइफ टाइम हाई पे है, पर चांदी की जो लाइफ टाइम $50 का जो स्तर है वो अब तक छुआ नहीं है। तो मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो डोमेस्टिक मार्केट में रुपए के चलते प्राइस में आपको इतनी तेजी देखने मिली है, पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे अभी भी तेजी काफी है। मार्केट $32 का स्तर कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहा है, ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से जो छलांग होगी वो $37 to $40 की होगी। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मेरे हिसाब से 1,10,000 से लेकर 1,15,000 के स्तर आपको साल के अंतराल तक स्टेबल होते हुए देख सकते हो। ये तो बात हुई सोने चांदी की, साथ ही साथ यहाँ पर धर्मेश अगर आप मेटल्स को देखें तो इस हफ्ते में की शुरुआत तो अच्छी खासी हुई थी, लेकिन उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली जरूर है। यहाँ से अगर बाइंग रिकमेंडेशंस हों तो कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक के बीच में आप इसे कैसे ऑर्डर वाइज टैग करेंगे? देखिए, मेरी जो टॉप पिक रहेगी वो बेस मेटल्स की जो किंग है वो कॉपर में ही रहेगी। कॉपर का जो दायरा है वो 800 से 830 के दायरे में ट्रेड हो रहा था कब से, और अभी करंटली छोटी अवधि के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग आया है। बट अगेन मेरे हिसाब से यहाँ से जैसे स्टिमुलस पैकेज सपोर्ट मिल रहा है तो यहाँ से डेफिनेटली यहाँ से एक अपटिक काफी अच्छा मिल सकता है। मैं सलाह दूंगा 780 टू 790 का जो स्तर है यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। 775 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अपसाइड 820 से लेके 830 के टारगेट के लिए आप पोजिशनली आप कॉपर में निवेश करके चल सकते हैं। मेरे हिसाब से दिसंबर का जो एक महीना है ये कूल ऑफ महीना होता है, उसके बाद मार्केट में अच्छी खासी रैली आपको देखने मिल सकती है। एंड फाइनली धर्मेश, क्रूड ऑयल प्राइसेस कैसे देखेंगे आप, क्योंकि 70-75 के बीच की यहाँ पर एक रेंज हमने होल्ड होती हुई देखी है। पी स्टॉक्स हैं लेकिन वो कहीं जा नहीं रहे हैं। साथ ही साथ अब तो नवंबर का महीना जैसे ही शुरू होगा, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग, सबका ध्यान उस तरफ चला जाएगा। तो एक नियर टर्म के लिहाज से क्रूड ऑयल प्राइसेस की क्या रेंज बन सकती है? देखिए, कच्चे तेल में काफी वॉलेटिलिटी लास्ट 4-5 दिनों में देखने मिली और प्राइस 70 का जो स्तर है कंटिन्यूस मेंटेन कर रहा है। WTI की बात कर रहा हूं मैं। डोमेस्टिक मार्केट की भी बात करें तो प्राइस कंटिन्यूसली 6000 के इर्द गिर्द घूम रहा है। रुपए के कमजोरी के कारण स्टेबिलिटी है, बट रही नवंबर जो मेन जो रहेगा महीना जहां पे इलेक्शन की न्यूज आ जाएंगे, वो टाइम पे वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। आगे के सारे महीने कॉन्टेंगो में चल रहे हैं, ये अच्छी बात है कि मार्केट बुलिश है, बट जो ओपेक और नॉन ओपेक की जो जुगलबंदी वो भी थम सी गई है। बट अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण मार्केट में वॉलेटिलिटी आई है। मैं रेकमेंड करूंगा निवेश करने की, बाय करने की। मुझे इसमें मंदी नहीं लगता। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 150 से 200 रुपए की रैली आपको करंट लेवल से भी देखने मिल सकती है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि 5900 के स्तर पे बाय करें। 5850 का स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएट टारगेट 6000 करेगा। पोजिशनली 6150 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में WTI अराउंड $75 आपको फिर से देखने मिलता है। ऑलराइट, तो खरीदारी के मौके हैं यहाँ पर अक्रॉस कमोडिटीज, चाहे वो सोना चांदी है, मेटल्स है, या फिर ऑफकोर्स कच्चा तेल, जहाँ पर कुछ सपोर्ट अब यहाँ पर लौटता हुआ दिखा है। बहुत शुक्रिया धर्मेश साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजीज भी देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, वापस लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर मौसम की, और साथ ही साथ चावल कैसे देखें आप एज इन सेंस ऑफ प्राइसेस एंड डिमांड, उस पर भी करेंगे चर्चा।
पर पहुंच चुका है, कितना खतरनाक है, कितना नुकसान होने की आशंका है, बताने के लिए हमारे साथ हैं स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज मिस्टर जीपी शर्मा। मिस्टर शर्मा, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो डिटेल्स ही जानना चाहेंगे, एज ऑफ नाउ क्या स्टेटस है, कितना खराब रह सकता है ये जनहानि, और ऑफ कोर्स क्रॉप्स के लिहाज से भी इसके क्या मायने हैं? मनीषा, स्टॉर्म पहला स्टॉर्म पोस्ट मानसून सीजन का सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म स्ट्राइक भी एज ए सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ही किया है, और जहां पे उसका अनुमान लगाया गया था बिल्कुल लगभग उसी जगह धामरा पोर्ट है जो उड़ीसा की। पिछली बार एक स्टॉर्म था यास, उसने भी वहीं पे स्ट्राइक किया था 2021 में, उसी जगह पे केंद्रपाड़ा भद्रक डिस्ट्रिक्ट का पोर्ट है। और दरअसल काफी देर रात, मैं तो कहूंगा सुबह का टाइम कहें तो उस वक्त उसका लैंडफॉल शुरू हुआ था लगभग 1:30 बजे के आसपास, और 4-5 घंटे का समय लगा है लैंडफॉल, और भी लैंडफॉल कंप्लीट हो गया है। पर अभी भी स्टॉर्म साइक्लोनिक स्टॉर्म है, थोड़ा कमजोर हो गया है, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से कमजोर होकर थोड़ा साइक्लोन स्टॉर्म एक ग्रेड कम है, लेकिन अभी उसकी स्थिति बनी हुई है जिसमें कि अभी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर हवा जो है उसके आसपास कई स्थानों पर 70, 75, 80 किलोमीटर की गति से अभी भी हवा जरूर चल सकती है और चल रही होगी। वर्षा कोस्टल स्टेशनों पे तो काफी जगहों पे हुई है, भारी वर्षा 1-2 स्थानों पर हुई है, जैसे चांदबाली जैसी जगह में 150-160 मिलीमीटर वर्षा हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा जिसका हम अनुमान लगा रहे थे उस तरह की वर्षा देखने को नहीं मिली, जैसे 200-300 मिलीमीटर की वर्षा उसमें अभी तक तो नहीं मिली। अब क्योंकि जैसे मैंने बताया स्टॉर्म तो थोड़ा कमजोर हो गया है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा शाम तक हो सकता है ये डीप डिप्रेशन तक ही पहुंच जाए। और अभी तो कोस्टल स्टेशनों पे वर्षा हुई है, आगे अगले 6 घंटों में, और अभी भी जो उड़ीसा के भीतरी भाग है जिसमें जैसे संबलपुर, तितलागढ़, राउरकेला, अंगुल, क्योंझारगढ़, ये वाले क्षेत्र जो है उड़ीसा के भीतरी क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में भी वर्षा संभावित रहेगी। इसके साथ साथ पश्चिमी बंगाल के कुछ क्षेत्र, स्टॉर्म का ऐसा होता है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, फॉरवर्ड सेक्शन होता है उसके नॉर्थ ईस्ट में, जिसमें कि कलकत्ता में तो पिछले मैं तो कह रहा हूँ 6-8-10 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और भारी वर्षा भी हुई है। इसी तरह वेस्ट बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी वर्षा संभावित है, विशेषकर जैसे कोलकाता, हुगली, हावड़ा, 24 परगना, साउथ 24 परगना, खड़गपुर, कलाईकुंडा, बर्धवान, पानागढ़, इस क्षेत्र में, पुरुलिया क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में आज अभी भी वर्षा हो रही होगी, और अगले 3-4 से 6 घंटे तक ये वर्षा जरूर संभावित रहेगी। जहां तक तेज हवा का भी है, वो धीरे धीरे उसका प्रकोप कम हो जाएगा, असर कम हो जाएगा। ज्यादातर नुकसान दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है, बारिश भी तेज हो और हवा भी तेज हो तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। उस वाली स्थिति शायद मैं तो कहूंगा पॉसिबली द वर्स्ट इज ओवर एंड नाउ द थिंग्स विल इंप्रूव। जी, ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है, ऑफकोर्स लैंडफॉल यहाँ पर हो चुका है, अगले 6-8 घंटे यहाँ पर बारिश लगातार रह सकती है, उसके ऊपर ऑफकोर्स हमारी नज़र रहेगी भी। मिस्टर शर्मा इज़ ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उसको डिटेल में एक्सप्लेन भी करने के लिए। ये तो मौसम का हाल है, और जैसे मिस्टर शर्मा कह रहे थे कि मानसून सीजन के बाद का पहला स्टॉर्म हमने वहीं पर आता हुआ देखा है जहाँ पर यास भी था, तो क्लियरली एक नज़र वहाँ पर। आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर चावल की कर लेते हैं, जहाँ पर इस महीने में बहुत सारे नोटिफिकेशंस हमने सरकार की तरफ से आते हुए देखे, और लगातार एक के बाद एक यहाँ पर दिवाली के तोहफे की तरह यहाँ पर बाजार को नोटिफिकेशंस मिले हैं। लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक जिस तरह की खबरें आ रही हैं, माना जा रहा है कि पंजाब से चावल की जो खरीद है वो यहाँ पर गिर सकती है, पिछले साल के मुकाबले ये 36% कम है। किस तरह के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, जानने के लिए हमारे साथ माफ़ कीजिए चमनलाल सेठिया के CMD विजय सेठिया हैं। विजय जी, सबसे पहले तो जिस तरह के नोटिफिकेशंस आए हैं, आपका रिएक्शन उस पर? जी, जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आए हैं ये सारे ही एक तरह से इंसेंटिव देने के हिसाब से आए हैं कि बिजनेस को बढ़ावा मिले और उससे सारी चेन में सभी को, स्टेक होल्डर्स को फायदा पहुंचे। तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्री का फायदा और फार्मर के फायदे को सामने रख के गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशंस किए हैं। तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी ब्रोकन राइस को इन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है, और गवर्नमेंट को कोई भी चीज कंट्रोल करके और खुद उसमें बिजनेस नहीं करना चाहिए। और जो दूसरी बात आपने पंजाब की कही, मैं उसी के संदर्भ में ये बात कहना चाह रहा हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट या हमारी गवर्नमेंट्स ने 2000 सन के बाद से 100% नॉन बासमती पैडी खरीदनी शुरू कर दी।
जब तक इंडस्ट्री को प्रॉफिट था, लोगों ने सरकारी काम किया, जॉब वर्क किया, करते रहे। सरकार की नाम से पैडी मिलर परचेज करता है और गवर्नमेंट पेमेंट करती है। लास्ट ईयर इंडस्ट्री को लॉस आया, लॉस आने की वजह से उन्होंने इस बार कह दिया कि हम काम नहीं करेंगे। अब गवर्नमेंट के पास तो कोई सोर्स ही नहीं है कि वो प्रोक्योरमेंट खुद करे, ना इनके पास स्टोरेज है, ना इनके पास कोई स्टाफ है, क्योंकि उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ था। राइस इंडस्ट्री इनके बिहाफ पे सारा परचेज कर रही थी और ये तो अपना पैसे कमाने का सिस्टम बना हुआ है। पंजाब में 6% मार्केट फीस है पैडी के ऊपर, तो अगर आप 6% मार्केट फीस, 2.5% दामी लगा रहे हो और उसके साथ आप आड़त लगा रहे हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, ये सारी चीजें जब आप लगाते हो तो पंजाब के राइस मिलर को अगर 40 रुपए का राइस कॉस्ट करेगा और गवर्नमेंट सोचती है कि हम अपनी जॉब वर्क करवा लें, तो ये जब अगर तो गवर्नमेंट अगर सोचे कि हम प्रोक्योरमेंट इस तरह से करवा के जॉब वर्क करवा लेंगे, ये आगे चलेगा नहीं। ये टोटल पॉलिसी फेल हो चुकी है, इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसका बेस ही कमजोर था कि रीसाइक्लिंग वाले चावल से आपका लेवी मिल रहा है, रीसाइक्लिंग वाले चावल में एक्सपोर्ट में जा रहा है। तो सिस्टम्स को करेक्ट करने की जरूरत है। पंजाब में गवर्नमेंट को राइस इंडस्ट्री को इंसेंटिव देना चाहिए कि अगर 40 रुपए की कॉस्ट आ रही है राइस मैन्युफैक्चरिंग, आज एमएसपी से अगर आप चावल की कॉस्ट करोगे वो 40 रुपए से कम नहीं आती। आप इंडस्ट्री को थोड़ा सा इंसेंटिव दे दो, सारे पंजाब की पैडी उड़ जाएगी। जो 2000 से पहले पॉलिसी थी कि 75% गवर्नमेंट चावल लेती थी, मिलर 75% उस फिक्स प्राइस पे आज भी दे देगा और 25% आप ओपन मार्केट के लिए, आप एक्सपोर्ट के लिए खुला छोड़ सकते हो। तो यू नीड ए गुड सिस्टम। ये तो गलत सिस्टम है कि भाई गवर्नमेंट ही खरीदेगी, गवर्नमेंट ही सारे खर्चे ले लेगी और उससे काम नहीं चलने वाला। ये तो सामने दिख गया ना इस बार कि सीएम फोन कर रहा है टू द ऑनरेबल होम मिनिस्टर कि जी ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनने वाला है। अरे भाई तुम किस लिए हो, इतने आईएएस ऑफिसर किस लिए हैं? तुम अगर अपना लालच छोड़ दो, तुम्हारा काम थोड़ी है कभी टमाटर खरीदने, कभी प्याज खरीदने और कभी कुछ खरीदना। इंडस्ट्री का काम है, इंडस्ट्री को आप प्रमोट करो, हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करो, फार्मर को अच्छा रेट मिलेगा। सरकार ने 23 रुपए 20 कर दिया तो उससे थोड़ी कुछ होगा। हेल्दी कंपटीशन से ही फार्मर को अच्छा रेट मिल सकता है। जी मनीषा। विजय जी, एज ऑलवेज आपने बहुत ही एग्जैक्ट चीज यहाँ पर बताई है विदाउट मिंसिंग योर वर्ड्स। सो क्लियरली पॉलिसी को लेकर जो इश्यूज हैं, स्पेशली पंजाब की तरफ से आते हुए, जो अब नंबर्स में भी दिखने लगे हैं, और जैसे आपने कहा चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह की कॉस्टिंग यहाँ पर निकल के आ रही है क्लियरली प्रॉफिटेबल नहीं है। और काफी सारी रिपोर्ट्स भी ये सजेस्ट करती हैं कि पिछले साल के जो मिलर्स के पैसे हैं वो भी शायद पूरे नहीं दिए गए हैं। तो चिंताएं ऑफकोर्स काफी ज्यादा हैं, उसकी खबर के ऊपर हमारी नजर भी रहेगी। लेकिन फिलहाल इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। ब्रेक के बाद बात करेंगे इक्विटीज की।